नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात कांग्रेस को अखिलेश यादव के क्षेत्रीय फार्मूले की, जिसने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। वहीं बात होगी राहुल गांधी के बहाने भाजपा के ओबीसी वाली रणनीति की, जिस पर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार जारी है। और बात होगी योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर छिड़े घमासान की। साथ ही बताएंगे कैसे सारस से शुरू हुआ सियासी संग्राम चिड़ियाघर के पिंजरों तक पहुंच गया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले गठबंधन में शामिल होने से कोई परहेज नहीं है? क्या 2024 के महासमर में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करेगी? ये दोनों सवाल अखिलेश यादव के एक बयान से उठे हैं। दरअसल मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा और सदस्यता जाने पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नसीहत दी कि अब कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को आगे करना चाहिए, जिससे भाजपा को हराया जा सके। अखिलेश यादव के इस बयान ने सियासत में हलचल बढ़ा दी। कांग्रेस को अखिलेश का क्षत्रिय संदेश, भगवा विजय रथ रोकने का सत्ता पलट प्लान। यूं तो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक कई मौकों पर अखिलेश यादव कांग्रेस से दूरी बनाते आए हैं, लेकिन मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा और फिर संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस को लेकर अखिलेश यादव के सुर बदल गए, जिससे सियासत में नई संभावनाओं को लेकर हलचल बढ़ गई है। दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में भाजपा पर हमला बोला था। यही नहीं, विपक्ष के नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस समेत जिन 14 दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, उसमें समाजवादी पार्टी का नाम भी शामिल है। और अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाने की नसीहत दी है। जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। अखिलेश यादव का संकेत और संदेश साफ है कि उन्हें 2024 के महासमर में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने में कोई ऐतराज नहीं। गांधी की सदस्यता रद्द होने के मसले पर विपक्षी दल एकजुट से होते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से सपा और कांग्रेस के बीच में खटास दिख रही थी। अखिलेश यादव की तरफ से कई बार इस तरह के बयान आए, जिससे साफ लग रहा था कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के मूड में नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी के मसले के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सुर भी बदले नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और ये कहा कि कांग्रेस के सामने एक मौका है कि वो क्षेत्रीय दलों को आगे आने का मौका दे, जिससे भाजपा का मुकाबला किया जा सके। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के इस बयान को भविष्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि बीते 2 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों की बैठक में सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल हुए। ऐसे में माना जा रहा कि अगर सीटों पर बात बनती है तो फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। देखिए, जिस तरह का दौर है इस समय, कहीं ना कहीं सबको एकजुट होने की जरूरत है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को कहा कि बहुत अच्छी बात है कि सब लोग एकजुट हो रहे हैं। आताताई सरकार है, जुल्मी सरकार है, अन्यायी सरकार है। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यकीन हो चला है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाती है तो फिर भाजपा से आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूं तो मोदी सरनेम एक जाति विशेष से जुड़ा है, जिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना दी। नतीजा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई। लेकिन राहुल गांधी के एक जाति विशेष के सरनेम पर दिए बयान को भाजपा ओबीसी वर्ग के अपमान तक खींच लाई है। भाजपा नेता हर एक मंच से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछड़ा विरोधी हैं, जिस पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम तुम्हारे साथ हैं।
2024 के लिए राहुल अखिलेश का बैकवर्ड पंच, राहुल की सदस्यता पर अगड़ा पिछड़ा संग्राम। डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है, मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। आरोप है कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। एक बार सरकार से भी सवाल पूछो कि देश की जनता की, आवाम की, पीड़ित की, बेरोजगार की, किसान की आवाज को जो नेता उठा रहा है उसको गलत तरीके से सजा बुलवाई और उसकी सदस्यता खत्म कर दी। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई इनके राज में कहीं पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने मोदी सरनेम वाले राहुल गांधी के बयान को पिछड़ा वर्ग के अपमान से जोड़ दिया है। राहुल गांधी को देखिए कोई अधिकार नहीं किसी पिछड़े को अपमानित करने का। इतना घमंड, इतना गुरूर भी ठीक नहीं है कि अपने आप को आदमी देश से भी ऊपर समझने लगे, देश के संविधान से भी ऊपर समझने लगे और देश के न्यायपालिका से भी ऊपर समझने लगे। भाजपा का हर एक नेता राजनीति का हर एक मंच से दलील दे रहा कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर बयान देकर किसी एक जाति का नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, जिसकी उन्हें सजा मिली है। सत्य की बात करते हैं लेकिन हमेशा झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इनके कहने में करने में बड़ा फर्क है। इनको गलती मान लेना चाहिए। जिस तरह से समूचे ओबीसी वर्ग का जो अपमान करने का काम किया है, मोदी समाज का अपमान करने का काम किया है, समय आने पर इस प्रकार के लोग इकट्ठे होंगे, उनके देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। वो सबक सिखाने का काम करें। मतलब ये कि जब कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी सरनेम में सजा और लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर हमलावर है, तो भाजपा राहुल गांधी के बयान को हथियार बनाकर ओबीसी समाज को साधने में जुटी है, जिस पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों जानते हैं कि अगर भाजपा ओबीसी समाज को संदेश देने में कामयाब रही तो उसका सीधा नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को होगा। ऐसे में कांग्रेस समझाने में जुटी है कि मोदी सरनेम केस ओबीसी वर्ग के अपमान से नहीं जुड़ा। इस बीच भाजपा की ओबीसी वाली रणनीति के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। मतलब ये कि मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जब विपक्ष भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, तो भाजपा ने ओबीसी अपमान वाला पन्ना पलटकर सियासत की दिशा मोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब समझिए कि आखिर क्यों राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को भाजपा ओबीसी वर्ग के अपमान से जोड़ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लेकर भाजपा घिर चुकी है। शूद्र सियासत के जरिए सपा भाजपा पर सवाल उठा रही है। विपक्ष के दल ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये काट के तौर पर बीजेपी देख रही है। राहुल गांधी के बयान को आधार बनाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है और आने वाले निकाय चुनाव में इसका फायदा मिले, ये भी कोशिश और फायदा हो सकता मिल भी जाए। यूपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। 2024 में मिशन 80 के लिए ओबीसी वर्ग का साथ बेहद जरूरी है और इसीलिए ये पूरी बयानबाजी चल रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर आज सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। दावा है कि पिछले 6 साल में यूपी में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, विकास की दौड़ में यूपी तेज गति से आगे बढ़ा है। योगी सरकार के इन्हीं दावों पर सियासत में दंगल छिड़ गया है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। योगी सरकार के 6 साल, उपलब्धियों पर सियासी भूचाल। तो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, नंबर 1 की दौड़ में। पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है। भाजपा सरकार में डेवलपमेंट के दावों पर दंगल।
बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है, 5 सालों में कोई काम नहीं किया। गुंडागर्दी का शासन का अंत हो गया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार विदा हो गई। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियों को लेकर योगी सरकार के दावे बड़े हैं और इन्हीं दावों पर विपक्ष के सवालों ने सियासत में संग्राम छेड़ दिया है। सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर खुद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिनाई। दावा है कि भाजपा सरकार के 2017 से अब तक के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय डबल हुई। 2007 से 2017 के बीच गन्ना मूल्य भुगतान की तुलना में 2017 से अब तक डबल भुगतान किया गया। सरकार सभी 75 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मतलब सीएम योगी ने सिर्फ सरकार की उपलब्धियां भर नहीं गिनाई, बल्कि बसपा और सपा के कार्यकाल पर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार में यूपी की पहचान बदल गई है। यूपी उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्साह के लिए जाना जा रहा। जो उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, विकास की कोई सोच नहीं है, आज वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश के अंदर नंबर 1 की दौड़ में है, नंबर 1 की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। सीएम योगी के इन्हीं दावों पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर चुभने वाला वार कर दिया। बीजेपी सरकार ने कोई काम तो किया नहीं है, 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, केवल झूठे वादे, झूठे आश्वासन किसानों को दिए हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को केंद्र सरकार के 10 बजट और राज्य सरकार के 7 बजट का हिसाब देने की चुनौती तक दे डाली। पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ हो गई है, यमुना नदी कितनी साफ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है। दरअसल 2017 से अब तक योगी सरकार 6 साल 6 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, जिस पर सपा ने ही नहीं कांग्रेस और बसपा ने भी सवाल उठाए। बसपा अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार के कार्यकाल को निराशाजनक करार दिया। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के 6 साल पूरे होने को लेकर महंगे व खर्चीले प्रचार प्रसार के माध्यम से जो बड़े बड़े दावे किए गए, उनका जमीनी हकीकत से अगर सही का वास्ता होता तो उचित होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से करोड़ों गरीब और पिछड़ी जनता में उत्साह कम, मायूसी ज्यादा है। पता नहीं कहाँ पर विकास हो रहा है, पता नहीं कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। इलाहाबाद की घटना दिन दहाड़े सबने देखी। अभी तक वो अपराधी जो शूटर हैं वो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की रीच से बाहर हैं, प्रदेश की पुलिस की रीच से बाहर हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था घर में घुस के गवाह की हत्या कर दी जा रही है। उसको खोज रहे हैं, वो सड़क पर 5-5 लाख रुपए इनाम करके घर गिरवा रहे हैं। उससे क्या होगा? जो व्यक्ति आपसे सुरक्षा मांग रहा था, जो गवाही कर रहा था, उसको अपनी सुरक्षा नहीं दिया, उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यही उपलब्धि है। मतलब साफ है कि विपक्ष के सवाल बुनियादी सुविधाओं और विकास की जमीनी हकीकत को लेकर है, जिससे भाजपा बेचैन हो उठी है। अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं पूरे कार्य? क्या मानते हैं कि गुंडागर्दी का शासन का अंत हो गया और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार विदा हो गई। विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हमने बहुत अच्छा काम किया। बहरहाल योगी सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता में काबिज भाजपा और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब देखिए कि योगी सरकार का अपने पिछले साल के कार्यकाल को लेकर क्या दावा है। दावा यह है कि 6 साल में यूपी दंगा मुक्त हो गया। उपद्रवियों से नहीं, अब उत्सव से उत्तर प्रदेश की पहचान होती है। यूपी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। विकास की दौड़ में यूपी नंबर 1 है। बेरोजगारी दर 16.17% से घटकर 3.4% हो गई। 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं जो रोजगार देंगे। 2 लाख करोड़ से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 14 लाख से ज्यादा बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का फायदा मिला। 1.64 लाख यानी कि 1,64,000 पुलिस भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी कर दी गई। जनता का आशीर्वाद डबल इंजन सरकार को मिला है। योगी सरकार के दावों पर विपक्ष भी हमलावर है। और विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया है।
विपक्ष कह रहा है कि जनता से सिर्फ झूठे वादे और आश्वासन किए। विपक्ष कह रहा है कि किसानों को भाजपा ने तबाह कर दिया। विपक्ष ये भी कह रहा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। निवेश के नाम पर मंत्री सिर्फ विदेश में घूमे और धार्मिक स्थलों के विकास के नाम पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 70 लाख युवाओं को नौकरी नहीं मिली, किसानों को गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हुआ, छात्र छात्राओं को लैपटॉप नहीं मिला और विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि स्कूटी वाला वादा कहां है। मेधावी छात्रों की स्कूटी अब तक नहीं मिली है। अब चलिए बात करते हैं सारस की सियासी उड़ान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान आया है। अखिलेश यादव ने पहले अमेठी के आसिफ के पास मौजूद सारस को लेकर समस्तपुर पक्षी विहार में छोड़ने के वन विभाग के फैसले पर सवाल उठाया था। अब लखनऊ के वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का वीडियो ट्वीट कर चिड़ियाघर में पक्षी की आजादी का मुद्दा छेड़ दिया, जिस पर सियासत बेलगाम हो चली। सारस संग्राम पर पिंजरा पॉलिटिक्स, पक्षी की आजादी पर बेलगाम सियासत। सारस की हवाई उड़ान उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान छेड़ रही है। सारस पर छिड़े राजनीतिक रण की सियासी किताब में अब पिंजरे वाला अध्याय भी जुड़ गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले अमेठी के आरिफ के पास से सारस को लेकर रायबरेली के समस्तपुर पक्षी विहार में छोड़ने पर सवाल दागा था। अब लखनऊ के वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की पिंजरे वाली गाड़ी का वीडियो ट्वीट कर सवाल उठाया है। चिड़ियाघर में बंद परिंदा, ये कैसी आजादी? मतलब सारस से शुरू हुआ सियासी संग्राम चिड़ियाघर के पिंजरों तक पहुंच गया है, जिस पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पीछे पड़े थे और अब मेरे पीछे पड़ गए। किसी के बारे में भी कुछ भी कहने के लिए बेताब रहते हैं। कभी वो आदरणीय केशव मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम साहब पर हमला करते हैं, कभी आदरणीय दूसरे हमारे डिप्टी सीएम साहब पे ब्रजेश पाठक जी पर हमला करने का काम करते हैं। अब उन्होंने नया मोर्चा एक हमारी तरफ भी मोर्चा खोल के तैयार कर दिया है। तो हम तो कहेंगे हमारा काम विभाग का पर्यटन कराना है। फिलहाल अब ये साफ है कि लखनऊ के वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की जिस गाड़ी का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया उसमें कोई पक्षी था या नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट ने चिड़ियाघर में कैद पक्षियों की आजादी पर बहस तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शिक्षा के मंदिर पर अवैध कब्जे की खबर पीलीभीत की है, जहां पर इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की इमारत पर कब्जा कर निजी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बिल्डिंग की पुताई कर निजी स्कूल का नाम लिख दिया गया। इस मामले में जिला प्रशासन ने निजी स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। सरकारी स्कूल की इमारत, निजी स्कूल का संचालन। कॉलेज कमेटी के सदस्यों ने किया बड़ा झोल। तस्वीरों में दिख रही ये इमारत सरकारी है, लेकिन इमारत पर दर्ज नाम सरकारी नहीं बल्कि निजी स्कूल का है। नाम है समन पब्लिक स्कूल। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी स्कूल इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पर कब्जा कर न सिर्फ नाम बदल दिया गया बल्कि एडमिशन भी शुरू कर दिए गए। न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे इसके बारे में जानकारी हुई है। इसमें निरीक्षण करके इसमें पूरी तथ्यों की जानकारी की जाएगी और तदनुसार यदि गलत पाया गया तो विद्यालय प्रबंधक को नोटिस देकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मालिकाना हक ट्रांसफर होने या किराए पर देने का कोई लेटर आपके पास आया है डायरेक्टर की ओर से? इस प्रकार का कोई भी लेटर हमें प्राप्त नहीं हुआ। हैरानी वाली बात यह है कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा कर जिस नए स्कूल की शुरुआत की गई उसकी मान्यता तक नहीं। 1 से कक्षा 5 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रचार कर बच्चों को दाखिला दिया जा रहा। चालू हो गया स्कूल? हाँ, कल से चालू हुए। आज भी नाम लिखे जा रहे थे। अच्छा, कौन से कितने बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं? 3 साल का, 4 साल के। बताया जा रहा कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पर कब्जा कर निजी स्कूल को संचालित करने का झोल कॉलेज कमेटी में शामिल लोगों की ओर से किया गया, जिसकी जांच जारी है। हालांकि अब तक किसी का नाम सामने नहीं आया। फिलहाल निजी स्कूल समन नेशनल पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। पीलीभीत से एबीपी गंगा के लिए विक्रांत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।